हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, सो आई थिंक आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही होगी। अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द चैप्टर देन यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। ओके, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। This is chapter number 3 of physics. सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज ग्रेविटेशन। एज यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना हैपनिंग अराउंड यू, लाइक जब भी आप कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है और अर्थ जो है वो हमारा सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। तो इन सब चीज़ों में ऐसा क्या है कि वो मूव हो रहे हैं, उसके अराउंड मूव हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा फोर्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैं नीचे की तरफ ऐसे फेंकूंगा तो नीचे की गिरेगा। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इस मार्कर को नीचे की तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। दैट फोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी। दैट इज फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था और उन्होंने इस बात को बोला था ग्रेविटेशनल लॉ। उन्होंने दिया था ग्रेविटेशनल लॉ। सो अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है। इसका एक दूसरा नेम भी है ग्रेविटेशनल लॉ और इसका दूसरा नेम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। तो इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या लॉ कहता है बेसिकली आप समझ लीजिए। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट m1 ऑब्जेक्ट m2, दोनों का मास अलग अलग है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है r। ठीक है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। तो इसको हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force directly proportional to product of masses and inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। बिटवीन देम, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है r या d, कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है। जो डिस्टेंस होगी सेंटर टू सेंटर होगी। ठीक है, जैसे दो बॉल्स हैं उसके सेंटर से सेंटर के बीच में डिस्टेंस हमने लिए।
तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये ग्रेविटेशनल लॉ कहता है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और जो अट्रैक्शन फोर्स होगा दोनों का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। देखो मैथमेटिकली इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ आपने नोट कर लिया, इसको नोट कीजिए। नाउ सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, लेट्स से r, d भी कुछ भी ले सकते हैं, डिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो m1 क्या है, m1 m2 क्या है, मासेस, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब मैथमेटिकली इसको कैसे नोट करेंगे, मैथमेटिकली जो फोर्स होता है दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये m1 इंटू m2, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था, दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली मतलब अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। दोनों के बीच में स्क्वायर कर दिया। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया, ओके। अब क्या करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो इसकी जगह पे हम इक्वल टू जब लगाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, जैसे f इज टू एम ए में आता था k, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे g, वहाँ पे k आता था, यहाँ पे g लिखेंगे अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फोर्स आ गया जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। सपोज़ आप बैठे हुए हो और आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, दोनों आस पास बैठे हुए हो, तो आपको ऐसे ये फोर्स जो होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में कभी फील नहीं होगा, क्योंकि फोर्स बहुत 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 कम होता है, बहुत ना के बराबर होता है। इसको मैं फाइंड करके भी बताऊंगा। तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, अगर वो 1 मीटर के डिस्टेंस में खड़े हुए हैं, ये फोर्स निकाल के मैं बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा ये फोर्स कितना होगा, और ये कितना आप लोग इमेजिन कर सकते हो ये कितना कम फोर्स होता है ना के बराबर, तभी आप लोग अट्रैक्ट नहीं होते हो। अगर ये फोर्स ज़्यादा हो जाए तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये मैं करके भी बताऊंगा। तो सिंपल लैंग्वेज में ये फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स को बोलते हैं। ये फोर्स होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडी हैं जिनका कुछ मास है, तो दोनों के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स F, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे G क्या है। G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। मैं आपको वैल्यू नोट करा देता हूँ। G इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है इतनी बड़ी सी, और इसकी यूनिट है। इसको बोलते क्या हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको वो डेफिनेशन नोट करनी पड़ेगी जो अभी मैंने इसके पहले कराई थी, और ये कंप्लीट नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो भी हम करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए।
नाउ वी विल डू द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। इसको मैं इरेज नहीं करूँगा क्योंकि इसको मैं अभी यूज़ करूँगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है, देखिए उसको। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमें m1 की वैल्यू दी गई है। m1 कितना है 50, m1 इज 50, m2 इज 50 और रेडियस कितनी है 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर डिस्टेंस पे दो पर्सन 50 kg के पर्सन समझ लो 50 kg के हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो इसके बीच में फोर्स कितना होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे 6.673 इंटू 10⁻⁻11, यहाँ पे -11 आएगा, इंटू 50 अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। जब इसे थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.673 इंटू 10⁻11, ये कितना हो जाएगा 2500 अपॉन ये कितना हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा ये 25.25, ठीक है। नाउ अब इसके बाद ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे 2 जीरो लगेंगे, ठीक है। अब देखो 25 से 25 कट हो गया, ये 100 आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻1,234, पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो मुझे बताना, मैं उस चैप्टर का वीडियो बना दूंगा। मैथ्स भी मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे सॉल्व करेंगे 6.673 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्स आ गया न्यूटन में। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 10⁻⁻7 -1 मतलब हुआ कि 6.673 अपॉन नीचे कितने जीरो लगेंगे 7 जीरो लगेंगे। तो कैन यू इमेजिन कि कितने कम फोर्स आएगा, ये कितना कम फोर्स आएगा। तो ये फोर्स अगर इतना कम है तो क्या आप अट्रैक्ट हो जाओगे, क्या नहीं अट्रैक्ट होगे। अगर ये फोर्स ज़्यादा आता तो हम अट्रैक्ट चिपक जाते एक दूसरे में, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नोट कीजिए। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। इस पे बेस्ड एक में और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, उसको अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा, ठीक है। वेट, अब आपने तो क्वेश्चन कर लिया, बट ये आपने पढ़ा क्यों। सर ने तो पढ़ा दिया, ज़बरदस्ती मैंने नहीं पढ़ाया आपको। इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी इम्पोर्टेंस है। पता है आपको क्या इम्पोर्टेंस की। नंबर 1, जो हमारी अर्थ है दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ओनली, ओके। हमारा जो मून है दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड आवर अर्थ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। हम लोग अर्थ पे स्टेबल हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ओनली। अगर ये फोर्स ना होता तो हम अर्थ पे स्टेबल ही नहीं हो पाते, रुक ही नहीं पाते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स वी आर बाइंड टू दिस अर्थ। मैंने अभी आपको बताया, इसी फोर्स की वजह से हम अर्थ पे बाइंड हैं, बंधे हुए हैं। और इसी फोर्स की वजह से हाई टाइड्स लो टाइड्स आती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। हाई टाइड्स लो टाइड्स आती है ना, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून होता है वो, उसकी वजह से हाई टाइड्स आती हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे इसके इम्पोर्टेंस फ्लैश कर रहे हैं, उसको आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप कमेंट करके बताना कि कोई अगर डाउट अगर हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना, आई विल रिजॉल्व दैट डाउट, ओके। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, बाय बाय।